तो गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इलाहाबाद पीसीएस। आप सभी लोग का इलाहाबाद पीसीएस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम रिट्स को स्टार्ट करेंगे। रिट जो कि इशू करती है सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट किसके अंदर इशू करती है? अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट इशू करती है अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, तो आज की क्लास में हम रिट को देखेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो या फिर आरओईआर का एग्जाम हो। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं आपको डायरेक्ट फॉर्म में आ सकते हैं। क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन दे देगा करने के लिए, या फिर क्वेश्चन देकर उसके सामने दे देगा मैच द फॉलोइंग करने के लिए कि हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, सर्चुरी क्या होता है, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, मैंडेमस, इन सबको किससे मैच करना है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं रिट से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं, फिर पता करेंगे कि इसकी रिट जुरिसडिक्शन वाइडर होती है, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन किसकी वाइडर होती है, रिट जुरिसडिक्शन किसकी वाइडर होती है, एपिलेट जुरिसडिक्शन किसकी वाइडर होती है। तो इन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। आप बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने ये आपको टॉपिक दिख नहीं रहा होगा, रिट्स हमने लिखा है यहाँ पे, टॉप पे लिखा हुआ है रिट्स। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं रिट से रिलेटेड, उन सभी को क्या करेंगे हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या बताया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 32, जो भी हमने बताया स्टार्टिंग में क्लास के स्टार्ट होते हमने बताया था, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के तहत क्या करती है, रिट इशू करती है। इसको शायद रिट को, जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद इसको याचिका बोलते हैं, शायद कंफर्म नहीं है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 226 क्या करते हैं, रिट को इशू करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम के लिए पूछेगा अगर डायरेक्ट फॉर्म में तो अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्या बता रहा है कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 32 कैन एम्पावर द कोर्ट टू इशू। तो ये क्या कह रहा है कि जो पार्लियामेंट है अपना, ठीक है, वो अपने आर्टिकल 32 को यूज करते हुए किसी भी कोर्ट को एम्पावर कर सकती है टू इशू। देखिए लिखा है ना, टू एनी अदर कोर्ट। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा भी किसी भी कोर्ट को, तो अगला कोर्ट कौन सा बचा, सेशन कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसको भी पार्लियामेंट ऑर्डर दे सकती है टू इशू द रिट्स। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 32। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 को क्या बोला जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को भी प्रोवाइड कराता है। ठीक, तो उसी आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट किसी भी अदर कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा, उनको क्या पावर दे सकती है, रिट इशू करने का उसको पावर दे सकती है। लेकिन आज तक कभी इस तरीके का प्रोविजन हुआ नहीं है, नो सच प्रोविजन टेकन प्लेस टिल टुडे। आज तक कभी ऐसा कोई प्रोविजन आया नहीं है। जब भी रिट इशू हुआ या तो सुप्रीम कोर्ट ने किया या तो हाई कोर्ट ने, अदर किसी स्मॉलर कोर्ट ने कभी आज तक कभी इशू किया ही नहीं है। ठीक, लेकिन उसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है उसको एम्पावर करने के लिए, ताकि वो भी रिट इशू कर सकती है। ठीक, इसको क्लियर रखना है। इसके बाद देखिए इसमें क्या बता रहा है, 1950 से पहले, बिफोर 1985, हाँ 1950, मतलब आज़ादी से पहले, जो रिट इशू करने की जो पावर थी वो किस किस हाई कोर्ट के पास थी? पहला हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, दूसरा हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे और तीसरा हाई कोर्ट ऑफ मद्रास। सिर्फ इन्हीं के पास पावर था किस चीज़ के लिए, रिट को इशू करने का। कब की बात हो रही है? 1950 की, मतलब कि 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, तो मतलब उसी के आसपास की बात हो रही है। आज़ादी से पहले सिर्फ 3 कोर्ट को परमिशन था, बॉम्बे को, मद्रास को और ये कोलकाता को। इन तीनों को क्या ऑर्डर था, मतलब इन तीनों को क्या राइट था, रिट इशू करने का। अदर कोई भी जो कोर्ट थी वो कोई भी रिट इशू नहीं कर सकती थी। इसके बाद देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से हर एक पॉइंट जो है आपके क्वेश्चन के फॉर्म में है प्रीलिम्स के लिए। इसके बाद देखिए, सुप्रीम कोर्ट रिट्स ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए, मतलब फंडामेंटल राइट के लिए ही रिट इशू कर सकती है। जबकि हाई कोर्ट जो है वो किसी अदर चीज के लिए भी रिट इशू कर सकती है। अदर चीज में क्या आ सकता है, कोई भी ऑर्डिनरी लीगल राइट, सिर्फ फंडामेंटल राइट ही नहीं, अदर भी कोई अगर लीगल राइट, कोई ऑर्डिनरी लीगल राइट है, उसके लिए भी क्या कर सकती है, हाई कोर्ट रिट इशू कर सकती है। ठीक, थोड़ा नीचे लगा है। इसके बाद देखिए अदर लीगल राइट के लिए भी कर सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो हाई कोर्ट का वाइडर हो जा रहा है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किससे डील कर रही है, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट से, जबकि हाई कोर्ट जो डील कर रही है वो किससे कर रही है, फंडामेंटल राइट प्लस अदर लीगल राइट ऑल्सो। तो उसके रिट जुरिस्डिक्शन में फंडामेंटल राइट भी आ रहा है और अदर लीगल राइट भी आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन में क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट आ रहा है। तो उससे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं कि जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट का वो नैरोवर है एज कंपेयर टू हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है, हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के मुकाबले में नैरो है, मतलब कम है। इसको एक याद रखना है। इसके बाद देखिए
सुप्रीम कोर्ट रिट्स फॉर एनी पर्सन, सुप्रीम कोर्ट का जो रिट होता है वो किसी भी पर्सन के लिए हो सकता है और किसी भी गवर्नमेंट के लिए भी हो सकता है अंडर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी या फिर किसी भी सरकार के लिए, केंद्र सरकार हो या फिर अलग किसी भी राज्य की सरकार हो, जो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर है उन सभी के अगेंस्ट में वो रिट जुरिस्डिक्शन क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। जबकि हाई कोर्ट जो है वो भी कर सकती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए या फिर किसी भी गवर्नमेंट के लिए भी। बस उसके लिए केस क्या है, जो इंसिडेंट हुआ हो, कोई भी इंसिडेंट अगर हुआ हो किसी भी तरीके का, वो उसके जुडिशियल एरिया के अंदर आया हो। जैसे मान के चलिए कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट से यहाँ पे यूपी के अंदर में कुछ अगर गड़बड़ हो जाता है, कुछ अगर किसी चीज़ पे उसके ऊपर क्लेम कर दिया जाता है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, तो हाई कोर्ट इशू कर सकती है, इलाहाबाद की हाई कोर्ट इशू कर सकती है रिट किसको लेकर के, एमपी के गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि जब वो कोई भी जो केस हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, यूपी के अंदर हुआ था। तो इसके जुडिशियल एरिया के अंदर बस वो चीज़ रहनी चाहिए, तो वो भी क्या कर सकती है, रिट इशू कर सकती है। या फिर कोई इंडिविजुअल, कोई आदमी है, वो अपना किसी अदर स्टेट का है, आकर के यूपी के अंदर उसने कोई क्राइम कर दिया, किसी चीज़ को उसने परफॉर्म कर दिया यहाँ पे, ठीक है, उसकी वजह से दिक्कतें हुई, तो हाईकोर्ट क्या कर सकता है, उस इंडिविजुअल के लिए, भले वो आदमी किसी भी स्टेट का हो, कहीं भी हो, उसके लिए तुरंत क्या कर सकती है, रिट को इशू कर सकती है। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया है कि हाईकोर्ट के लिए इशू शुड हैव टेकन प्लेस अंडर इट इट्स जुरिस्डिक्शन, उसके जुडिशियल एरिया के अंदर बस वो चीज़ हुई रहनी चाहिए, तो फिर वो किसी का अगेंस्ट में क्या कर सकता है, रिट को इशू कर सकता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पूरा अंडर टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो किसी को लेकर के भी, किसी भी गवर्नमेंट को लेकर के रिट इशू कर सकता है कभी भी, बिना किसी कंडीशन के। ठीक, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, जैसे रिट जुरिस्डिक्शन क्या था, सुप्रीम कोर्ट का नैरोवर था एज कंपेयर टू हाई कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन था वो सुप्रीम कोर्ट के कंपेयर में क्या था, वाइडर था। उसी तरीके से टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का वाइडर रहेगा एज कंपेयर टू हाई कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट का स्मॉलर रहेगा एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो इस चीज़ को हमें लेकर चलना है, जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट का वाइडर है, जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो हाई कोर्ट का वाइडर है। ठीक, इसके बाद आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एज द गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग क्या मानते हैं, गारंटर भी मानते हैं और डिफेंडर भी मानते हैं, किस चीज़ का, फंडामेंटल राइट का। ठीक है, उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हाई कोर्ट में रिफ्यूज टू एक्सेस इस रिट जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट मतलब अपने रिट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करने से मना भी कर सकता है। क्यों मना कर सकता है, वो क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल है, वो गारंटर भी है और डिफेंडर भी है फंडामेंटल राइट का, वो मना नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज, वो सिर्फ डील करता है फंडामेंटल राइट के लिए ही रिट जुरिस्डिक्शन इशू करने के, जबकि हाई कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन फंडामेंटल राइट के लिए भी और अदर लीगल राइट के लिए भी क्या करता है, वो करता है, इशू करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है जब वो चाहे रिट जुरिस्डिक्शन को, और रिफ्यूज करके क्या करेगा, वो पास कर देगा किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, जो टोटल रिट्स होती हैं वो 5 टाइप की होती हैं, 5 तरीके की रिट्स होती हैं। पहली आपकी होती है हैबियस कॉर्पस, फिर आता है मैंडेमस, फिर आता है प्रोहिबिशन, फिर आता है सर्चोररी, और फिर आता है क्यो वारंटो। ये टोटल 5 वो होते हैं, रिट्स होते हैं। अब इन पांचों को हम देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट आपका क्या है, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, इसको हम कैसे याद रखना है, एच सी, हैबियस कॉर्पस को हमें कैसे याद रखना है, एच सी, एच से हैबियस, सी से कॉर्पस। तो एच सी का और किस चीज से अब्रिविएशन हो रहा है, हाई कोर्ट से भी अब्रिविएशन हो रहा है। तो इसमें क्या बताया गया है, हैबियस कॉर्पस के अंदर इसका मतलब होता है टू हैव बॉडी। अब जब मैच द फॉलोइंग के लिए क्वेश्चन आता है, तो इधर जैसे आपके सारे लिख दिए रहेंगे जितने रिट्स होते हैं, और फिर उसका मतलब क्या होता है दूसरे हैंड में आप लिख दिया जाएगा, राइट हैंड में लिख दिया जाएगा, और बोला जाएगा उससे उसको आप मैच कराइए। तो हैबियस कॉर्पस को हम लोग किससे मैच कराएंगे, टू हैव बॉडी से। इसके बाद देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कोर्ट ऑर्डर करती है किसी भी पर्सन को, कोर्ट क्या कर रही है, ऑर्डर दे रही है किसी पर्सन को जिसने कि डिटेन करके रखा है किसी और पर्सन को। मान के चलो किसी पुलिस के अगेंस्ट में इसने कर दिया कि आपने किसी फला आदमी को आपने डिटेन किया, किसी फला आदमी को आपने अरेस्ट किया है, तो आपको क्या करिए, जो आदमी डिटेन किया रहेगा उसके अगेंस्ट में क्या कर देगी, हैबियस कॉर्पस रिट को इशू कर देगी। उसमें क्या कहा जाएगा, और उसमें कहा जाएगा कि अगर डिटेंशन को, अगर उसके अरेस्ट को अगर इलीगल माना गया, तो कोर्ट उसको क्या कर सकती है, उस आदमी को फ्री भी कर सकती है। अगर उसके डिटेंशन को, उसके अरेस्ट को अगर इलीगल माना जाएगा, तो कोर्ट तुरंत उस आदमी को फ्री भी कर देगी। उसके बाद देखिए, ये किसके किसके अगेंस्ट में इशू किया जाता है हैबियस कॉर्पस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैबियस कॉर्पस को दोनों के लिए करते हैं, किसी के लिए, पब्लिक अथॉरिटी के लिए भी करते हैं और प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी करते हैं। हैबियस कॉर्पस जो होता है वो किस पे अप्लाई होता है, पब्लिक अथॉरिटी के लिए भी और प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी। तो इसमें ये चीज़ जानने वाली है, फिर से जान लीजिए। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव बॉडी,
इसमें कोर्ट ऑर्डर करता है एक ऐसे पर्सन को जो कि किसी अदर पर्सन को क्या किया हो, डिटेन करके रखा हो। अगर वो उसके डिटेंशन को इलीगल मानती है तो उस आदमी को क्या कर देगी, फ्री भी कर देगी। लास्ट चीज, जो हेबियस कॉर्पस होता है दोनों पे अप्लाई होता है, पब्लिक अथॉरिटी पे भी और प्राइवेट इंडिविजुअल पे भी। इसके बाद आप देखिए अगला मैंडेमस। मैंडेमस क्या कहता है, इसमें याद रखिए एम, इसमें जो स्टार्टिंग में लिखा है ना मैन, इसको आप याद रखिए। इसमें क्या कह रहा था, एचसी मतलब क्या था, हाई कोर्ट। हमने हाई कोर्ट से याद रखा था, तो उसमें क्या कह रहा है, कोर्ट इशू करती है, जो आदमी डिटेन करके रखा है तो उसके अगेंस्ट में रिट इशू करती है और बोलती है कि आप उसको लेकर के आओ कोर्ट के सामने, आप उसको मजिस्ट्रेट के सामने कम से कम पेश करो 24 घंटे के अंदर में। हाईबेस कॉर्पस में बोला जाता है कि 24 घंटे के अंदर में जिसको आपने डिटेन किया है तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उसकी पेशी हो जानी चाहिए, और अगर इलीगल होगा तो उसको वहीं से फ्री कर दिया जाएगा, और अगर इलीगल नहीं होगा तो फिर उसके ऊपर जो कोर्ट की वर्डिक्ट जो होनी होगी, जो फिर केसेस चलने होंगे वो चलते रहेंगे। मैंडेमस क्या होता है, इसमें हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, मैन। अपने इंडियन सोसाइटी में एक माना जाता है ऐसा मतलब थॉट प्रोसेस की, जो जिनका गवर्नमेंट जॉब हो या फिर जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, उन्हीं लोग को मैन माना जाता है। मैन मतलब आदमी, मतलब ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा है नहीं लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट माना जाता है कि जो सरकारी नौकरी में है वही असली हैं। बाकी जो प्राइवेट इंडिविजुअल वाले हैं, हालांकि प्राइवेट वाले ज़्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन प्राइवेट वाले के कंपेयर में गवर्नमेंट जॉब वालों को हमेशा एक प्रेफरेंस दिया जाता है, हमेशा प्रियोरिटी दी जाती है अपनी सोसाइटी के अंदर एटलीस्ट। तो इसमें क्या होता है, मैंडेमस मतलब मैन। अब इसको आप इससे पकड़िए, ये हम आपको कहानी क्यों बता रहे थे गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब वाली। मैंडेमस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी के लिए वो इशू किया जाता है, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए नहीं किया जाएगा। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, आपने इसमें क्या पकड़ लिया, मैन। अब मैन मतलब क्या, अपने सोसाइटी माना जाता है पब्लिक ऑफिसर या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर, इस तरीके से। तो उसको देखिए क्या इसमें बताया जा रहा है, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। जिस तरीके से हैबेस कॉर्पस का मतलब होता था टू हैव बॉडी, उसी तरीके से मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। इसमें आगे क्या बताया गया है, इसमें क्या कहती है, कमांड बाय द कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल। देखिए इसमें बोल दिया ना, पब्लिक ऑफिसर मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिसर टाइप के लोग, प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए नहीं किया जा रहा है, पब्लिक ऑफिशियल के लिए किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि इनको क्या माना जाता है अपनी सोसाइटी में, मैन, मतलब इन्हीं को असली आदमी माना जाता है। पब्लिक ऑफिशियल के लिए वो कर दी, किस लिए उसको वो करती है, रिट इशू करती है, टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करें उसके लिए क्या कर सकते, वो क्या करती है, रिट को इशू करती है। अब वो अपनी ड्यूटी को किस तरीके से परफॉर्म करें, issued against any public body, any corporation, an inferior court, any inferior court, government और the tribunals। ठीक है, तो देखिए ये क्या कहता है मैंडेमस, ये जब करता है किसी पब्लिक ऑफिशियल के लिए रिट इशू करता है तो बोलता है कि अपने आप ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करिए, चाहे वो आपकी ड्यूटी किसी भी चीज़ से खराब हुई हो, चाहे फिर आपने कोई अनलॉफुल कोई काम किया हो, आपके ऊपर कोई करप्शन की कोई प्रैक्टिसेस लगी हों, आपके ऊपर कोई और क्लेम लगा हो कि आप काम को अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट वे में नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट वहाँ पे क्या करेगी, मैंडेमस रिट को इशू कर देगी उस पब्लिक ऑफिशियल के लिए कि अपने काम को क्या करिए, अच्छे से करिए, बढ़िया से करिए। उसके बाद इसमें क्या कह रहा है कि मैंडेमस किसके किसके अगेंस्ट में यूज हो सकता है, किसे किसके लिए इशू किया जा सकता है, तो इशू अगेंस्ट किसे किसके, पब्लिक बॉडी कोई भी हो, कोई कॉरपोरेशन हो, या फिर एन इन्फीरियर कोर्ट। इन्फीरियर कोर्ट नहीं, इन्फीरियर कोर्ट का सेंस मतलब कि कोई लोअर कोर्ट भी हो गई, जैसे सुप्रीम कोर्ट कर रही है तो हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट कर रही है तो सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, ठीक। या फिर कोई भी सरकार के लिए भी इशू किया जा सकता है, या फिर किसी ट्रिब्यूनल के लिए भी किया जा सकता है इशू। तो इन सभी चीज़ों को हमें पकड़ के चलना है, किसी किसके लिए मैंडेमस की इशू करना है। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि मैंडेमस रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट, अब इसमें ऑप्शन में दे देगा पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेट बॉडी, फिर कहीं पे दे देगा प्राइवेट इंडिविजुअल और इन्फीरियर कोर्ट, तो जो अपना करेक्ट आंसर होगा उसी को छोड़ के सारे हो जाएंगे। या फिर क्वेश्चन आता है कि मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट, फिर उसमें ऑप्शन दे दे पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर इन्फीरियर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल, तो उसमें हम क्या कर देंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल को टिक कर देंगे, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में मैंडेमस होता ही नहीं है। मैंडेमस हमेशा होगा किसके लिए, पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों के लिए, ठीक। इसमें इसको याद रखना है। फिर अब देखिए इसमें अगला क्या है, प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है, प्रोहिबिट करना, मतलब किसी चीज को रोकना। इसमें क्या बताया जा रहा है, प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। जिस तरीके से हेबियस कॉर्पस का मतलब होता था टू हैव बॉडी, मैंडेमस का मतलब होता था वी कमांड, उसी तरीके से प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। इसके बाद देखिए ये हायर कोर्ट इशू करती है अपने लोअर कोर्ट के लिए या फिर ट्रिब्यूनल्स के लिए। हायर कोर्ट कोई भी, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट कर सकता है सेशन कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए। तो कोई भी हायर कोर्ट इशू करेगी अपने लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल्स के लिए भी इशू कर सकती है, इसमें ट्रिब्यूनल भी इंक्लूडेड है। किस चीज के लिए, टू प्रिवेंट फ्रॉम एनी जजमेंट। जैसे मान के चलो कोई डिस्प्यूटेड जजमेंट हो या फिर कोई ऐसा कोई जजमेंट हो जिसमें कुछ गवर्नमेंट का कुछ मीन उनका उसमें इन्वॉल्व हो, तो उस चीज के ऊपर जजमेंट आने के लिए हायर कोर्ट क्या कर सकती है, लोअर कोर्ट को रोक सकती है, कभी तुम इसको रोक के रखो, अगर इसको देखना होगा तो हम देख लेंगे, या फिर इसको तुम थोड़ा बाद में इसके जजमेंट को तुम सुनाना, तो रोकती है किसी जजमेंट से। और
ये क्या बताता है कि प्रोहिबिशन किसे किसे अगेंस्ट में यूज हो सकता है, तो इट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल, जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट में ही इसको यूज किया जा सकता है और किसी के अगेंस्ट में इसको नहीं यूज कर सकते हैं। किसको? प्रोहिबिशन को। ठीक है, किसी के अगेंस्ट में नहीं यूज कर सकते हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, कोई लेजिस्लेटिव बॉडी हो या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो, इन तीनों के। तो तीनों एक्सेप्शन है। अब जो क्वेश्चन अपने आजकल आते हैं वो एक्सेप्शन के एरिया से आते हैं, ये नहीं कि मतलब किसी किसके अगेंस्ट में हो सकता है। तो किसके अगेंस्ट में हो सकता है? जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल। किसके अगेंस्ट में नहीं हो सकता, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें कौन कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कोई भी, लेजिस्लेटिव बॉडी कोई भी, या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी बॉडी होगी, उसके अगेंस्ट में प्रोहिबिशन नहीं कर सकते, क्योंकि हाईकोर्ट अब किसी गवर्नमेंट के ऊपर जल्दी वो नहीं करेगी ना, वो तो अपने काम को पहले फ्री होकर करेंगे। जब उसका कुछ रिजल्ट आएगा तब उसके ऊपर क्या कर सकती है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें अपने रिट को इशू कर सकती है। लेकिन जब अपने किसी लोअर कोर्ट को मना कर रही है तो जाहिर सी बात है, जब कोर्ट की बात आ रही है तो सिर्फ वो जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडी ही होगी, ना कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक, तो ये इसका हो गया प्रोहिबिशन का। ठीक है ना। इसके आगे देखिए कौन है, इसके बाद है सर्शोरेरी। सर्शोरेरी क्या कहता है? और ये देखिए जो प्रोहिबिशन होता है वो प्रिवेंटिव इन नेचर होता है। प्रोहिबिशन क्या होता है? प्रिवेंटिव इन नेचर। और सर्शोरेरी क्या होता है? प्रिवेंटिव भी होता है और क्यूरेटिव भी होता है। प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मतलब क्या हो गया कि मतलब एक तो उसको रोकेगी भी, लोअर कोर्ट को रोकेगी भी, और उसके साथ साथ उसको अपने ज्यूरिसडिक्शन में ले भी सकती है। उसका जो भी फैसला होगा जो लोअर कोर्ट का, उसको नल एंड वॉइड घोषित करके और अपने खुद के ऊपर लेकर के फिर उसमें एक नया फैसला दे सकती है। तो प्रिवेंटिव भी करेगी, साथ साथ में क्यूरेटिव भी रहेगा। इसका मतलब देखिए सर्शोरेरी का मतलब क्या हो गया? सर्शोरेरी का मतलब हो गया टू बी सर्टिफाइड। क्या हो गया इसका मतलब? टू बी सर्टिफाइड। अब देखिए इसको, या फिर इन्फॉर्म्ड। टू बी सर्टिफाइड या फिर इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड या फिर इन्फॉर्म्ड। जिस तरीके से हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? तो टू हैव बॉडी, मैंडेमस मतलब होता था वी कमांड, प्रोहिबिशन मतलब होता था टू फॉरबिड, और सर्सोरेरी का मतलब क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड या इन्फॉर्म्ड। अब ये देखिए कौन करता है? बाई हायर कोर्ट। एचसी मतलब हायर कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं है। बाई हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल। तो फिर से वही केस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए कर सकती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट सेशन कोर्ट के लिए भी, और हाई कोर्ट किसको कर सकती है? सेशन कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी। इसमें क्या किया जाता है? इसमें बताया जाता है ईदर टू ट्रांसफर द केस, ईदर टू ट्रांसफर द केस और स्क्वेश द ऑर्डर। या तो अपने केस को ट्रांसफर करा लेंगे लोअर कोर्ट से अपने पास, या फिर जो वो ऑर्डर दिया रहेगा उसको क्या कर सकते हैं? वो स्क्वेश कर सकते हैं, उसको नल एंड वॉइड उसको घोषित कर सकते हैं। ये किसके अंदर होता है? अंडर द सर्सोरेरी। अच्छा, अब वो उसको ट्रांसफर कराएगी केस को या फिर स्क्वेश करेगी, किसके बेसिस पे? उसमें क्या लिखा है? ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन या फिर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। या तो उसने बहुत ज्यादा आपने कानून के हेल्प से उसमें आपने किसी जजमेंट को दे दिया, या फिर आपने उसमें कानून का आपने उतना हेल्प लिया ही नहीं, आपके अंदर लिमिटेड ऑफ क्या थे? जुरिस्डिक्शन थे, उसके आपने हेल्प से उस फैसले को आपने सुना दिया। ठीक, तो इसको याद रखना है, ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन या फिर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, इस दोनों के उसमें। इसके बाद देखिए पहले क्या होता था कि जो रिट जुरिस्डिक्शन, ये जो सर्सोरेरी था वो सिर्फ और सिर्फ इशू होता था जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडीज के ऊपर। जो सर्सोरेरी था वो पहले इशू होता था सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडीज के ऊपर, जिस तरीके से प्रोहिबिशन होता था सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल पे, उन सब पे अप्लाई नहीं होता है। लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट के एक्ट के बाद इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को भी ले लिया गया था इंक्लूड, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को भी क्या कर लिया गया? इंक्लूड कर लिया गया। लेकिन इसमें भी जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होती हैं और जो प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं वो क्या होते हैं? दोनों एक्सक्लूड होते हैं। तो 1991 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को भी ले लिया गया। लेकिन अभी भी एक्सेप्शन में कौन कौन है? लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक, तो ये पूरा था किसके बारे में? सर्सोरेरी के बारे में। तो ये आपके 4 रिट्स हो गए। अब एक आखिरी रिट बचता है, एक आखिरी रिट है, उसका मतलब वो होता है आपका क्वो वारंटो। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। वो भी छोटा सा ये टॉपिक है, छोटा सा रिट है, उसमें कुछ खास है भी नहीं। तो देखिए अगला क्या है आपका? क्वो वारंटो। क्वो वारंटो, इसका मतलब होता है, क्वो वारंटो का मतलब होता है बाई व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बाई व्हाट अथॉरिटी, आपने किस अथॉरिटी से उस केस को आपने पास किया। कोई भी हाई कोर्ट के आपको चाहिए अपने लोअर कोर्ट से, आपने किस अथॉरिटी की हेल्प से आपने उसको क्या किया? पास किया। तो ये क्या होता है? क्वो वारंटो। इसमें क्वेश्चनिंग करते हैं, मतलब जो हायर कोर्ट होती है वो क्वेश्चनिंग करती है अपने लोअर कोर्ट के मुकाबले में। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या किया जाता है? इज नॉट अ केस ऑफ द मिनिस्टीरियल ऑफिस, ये किसी भी
मिनिस्ट्रियल ऑफिस में लिए गए फैसले को क्या कर सकती है, ये चैलेंज नहीं कर सकती है। जो मिनिस्ट्रियल ऑफिस के अंदर किसी फैसले को लिया जाएगा उसको चैलेंज नहीं कर सकती है, ठीक। और इसको किसके अगेंस्ट में रिट को इशू किया जा सकता है, फॉर पब्लिक ऑफिस, किसके लिए इशू किया जा सकता है, फॉर पब्लिक ऑफिस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया क्यू वारंटो फॉर पब्लिक ऑफिस। तो ये आपके पूरे पांचों रिट हो गए, है ना। ये स्टार्टिंग में कुछ फैक्ट थे, उसके बाद हमने पांचों रिट को देख लिया, हैबियस कॉर्पस को, मैंडेमस को, प्रोहिबिशन को, सर्सोरी को और क्यू वारंटो को। तो इन सबका मेन जो हम लोग को याद रखना है, पहली बात कि सारे रिट्स का मतलब क्या होता है। हैबियस कॉर्पस का क्या था, टू हैव बॉडी, मैंडेमस मतलब था वी कमांड, प्रोहिबिशन मतलब था टू फॉरबिड, सर्सोरी मतलब था टू बी सर्टिफाइड और क्यू वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक। इनका पहले मतलब पता चल गया। इसके बाद इनके अंदर जो जो भी चीजें एक्सेप्शन थी, किसको इंक्लूड किया गया, किसको एक्सक्लूड किया गया, उन सारे एक्सेप्शन पॉइंट्स को हमें क्या रखना है, याद रखना है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट इशू करती है अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट इशू करता है अंडर आर्टिकल 226। रिट ज्यूरिसडिक्शन जो होता है वो हाई कोर्ट का वाइडर होता है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसके अंदर फंडामेंटल राइट प्लस अदर लीगल राइट भी इंक्लूड हो जाते हैं। जबकि सेकंड पॉइंट में जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होता है वो सुप्रीम कोर्ट का वाइडर होता है एज कम्पेयर टू हाई कोर्ट। इन सभी चीजों को अपने को क्या करना है, याद करना है। 1950 से पहले सिर्फ हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों के पास पावर था रिट ज्यूरिसडिक्शन को, अरे हाँ, रिट को क्या करने के लिए, इशू करने के लिए। वो पॉइंट हो गया। तो चलिए एक बार इसको फाइनली एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इसके अंदर के जो फैक्ट हैं जो ऊपर वाले पोर्शन में, उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 कैन इशू द रिट्स। इसके बाद देखिए क्या बताया गया, पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 32 कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू द रिट। पार्लियामेंट आर्टिकल 32 के हेल्प से या फिर आर्टिकल 32 को यूज करते हुए किसी भी अदर कोर्ट को क्या कर सकती है, रिट इशू करने का पावर दे सकती है। हालांकि इस तरीके से कभी हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ। जो भी रिट इशू हुए हैं वो सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने किया है, किसी लोअर कोर्ट ने किया नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल नंबर 32 टू एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू द रिट्स। इसके बाद देखिए, सुप्रीम कोर्ट रिट्स ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करता है इन्फोर्समेंट, फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए रिट को इशू करता है। जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट प्लस अदर लीगल राइट के लिए भी क्या कर सकता है, रिट को इशू कर सकता है, ठीक। तो इसमें क्या कहा गया कि रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का क्या है, नैरोवर देन द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले क्या है, वाइडर है। इसके बाद देखिए टेरिटोरी की बात की जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी इंडिविजुअल के लिए या फिर किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर प्रेजेंट रहे, किसी भी इंडिविजुअल के लिए फिर किसी गवर्नमेंट के लिए जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर प्रेजेंट रहे, उसको लेकर क्या कर सकती है, रिट को इशू कर सकती है। जबकि हाई कोर्ट के साथ क्या है, ऐसा कोई भी जो केस हो, जो फिर किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो या फिर कोई इंडिविजुअल हो, अगर उसके जुडिशियल एरिया में, उसके जुरिसडिक्शन एरिया में उस केस को किसी ने परफॉर्म किया है या फिर उसमें इन्वॉल्वमेंट उसका रहा है, तो हाई कोर्ट भी क्या कर सकती है, रिट को इशू कर सकती है। बस कंडीशन क्या है कि उसके जुडिशियल एरिया में, उसके जुरिसडिक्शन एरिया में वो केस क्या हुआ हो, ऑकर हुआ हो, ठीक। इसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला जाता है, तो अच्छा उसके वजह से फिर क्या मानते हैं कि जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट का वाइडर है एज कम्पेयर टू हाई कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट का नैरोवर है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट को क्या मानते हैं, गारंटर एज वेल एज डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक। उसके बाद हाई कोर्ट, ये भी एक्सेप्शन वाला पॉइंट है, हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकती है टू एक्सरसाइज इट्स रिट्स जुरिसडिक्शन। क्यों उसको मना करेगी, क्यों उसको वो करेगी, रिफ्यूज करेगी, वो क्या कर देगी, पास कर देगी किसको, सुप्रीम कोर्ट को। जब उसके ऊपर कोई अगर वर्क प्रेशर हो या फिर कोई काम ज़्यादा हो या फिर किसी अदर लीगल अथॉरिटी को ऊपर डील कर रही हो, तो उस केस में क्या करेगी, वो सुप्रीम कोर्ट को उस जो रिट को इशू करना रहेगा उसके पावर को सुप्रीम कोर्ट को क्या कर देगी, ट्रांसफर कर देगी, उसके पास भेज देगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकती, क्योंकि वो क्या है, डिफेंडर भी और प्रोटेक्टर भी अपने किसका, फंडामेंटल राइट का। इसके बाद जो सारे अपने इसमें थे 5 तरीके के रिट्स, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सोरी, क्यू वारंटो, उन सब के बारे में हमने देख लिया। जो एक्सेप्शन पार्ट होते हैं उसको भी हम लोगों ने देख लिया। तो आज की ये क्लास थी और ये रिट के ऊपर रिलेटेड थी, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पॉलिटी में, ठीक है। तो इस क्लास के साथ बने रहिए, इसको 2 से 3 बार देखिए। ये क्लास आपको आराम से, जैसे पहली बार में आदमी नॉर्मल तरीके से देख सकता है, इसके बाद आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। लास्ट में जो इसमें रिवीजन कराया जाता है आखिरी के 2 से 3 मिनट में, वो इसलिए रिवीजन होता है क्योंकि अगर किसी के पास टाइम ना हो 20, 22, 25 मिनट का वीडियो देखने का, तो आखिरी के 5 मिनट देख करके चीज़ों को अच्छे से फिर से रिवाइज कर सकता है। और जो भी क्लास की पूरी समरी हो, कोशिश किया जाता है कि लास्ट के 2 से 3 मिनट में उसको क्या किया जाए, बता दिया जाए। वो सिर्फ इसीलिए कि जिसके पास टाइम ना हो तो लास्ट के 2 से 3 मिनट देख करके पूरे क्लास की समरी को जान सकता है, ठीक। तो क्लास के साथ आप लोग बने रहिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।